हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की सीरीज है उसे ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो आप उस लेसन्स को वॉच कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो आपके लिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एट अ ग्लांस, मतलब कि एक क्विक रिवीजन आप अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत होती है तो आप कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिकॉल कर सकते हो, कैसे आप क्रोनोलॉजी वाइज जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको आप रिमेम्बर कर सकते हो और किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं उस हिसाब से आप किस तरीके से उसको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस ईयर में भी हुए और जो भी उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर सको आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जहां से शुरुआत होती है और जहां पे हमारे इंडिपेंडेंस तक आके ये खत्म होती है, इसको हम दो फेज में डिवाइड करेंगे। तो आज जो है हम फेज फर्स्ट को सिर्फ डिस्कस करेंगे। हार्डली 20 to 30 मिनट्स में आपकी पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फेज फर्स्ट जो है वो रिकॉल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको डेट के साथ जो है यहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड मिलेंगे और आपको एक बहुत ही ज्यादा आसानी मिलेगी कि किस तरीके से आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम होता है तो किस तरीके से आप अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये जो लेसन है इसको देखने के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है और अगर नहीं है तो फिर आप किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हो। क्या क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी आप अभी रिवीजन में चल रहे होगे तो आपको पता यहाँ से चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपको पता है और कौन सी नहीं पता है। तो फेज फर्स्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड आई वुड से कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी प्लस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करना है अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हो या फिर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे इस नंबर को यूज करके क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स को। आपको जो कोड यूज करना है वो है रैंक 10 सो दैट यू गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% ओवर देयर एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट आल्सो गेट प्रोवाइडेड टू यू। ओके, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसका यूज कीजिए और आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम फेज फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा और मैंने जहां तक बताया फेज फर्स्ट में हम 1857 के रिवॉल्ट तक जाके रुकेंगे। उसके बाद 1858 से 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी हम क्रोनोलॉजी वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरा ही 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में रिकॉल हो जाएगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिए कि आपको ये लेसन अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ या नहीं। चलिए, सबसे पहले यूरोपियंस जो है इंडिया आते हैं, राइट। जब यूरोपियंस का आगमन इंडिया होता है उसकी बहुत सारी वजह होती है। जैसा कि मैंने बताया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यही एक मेन रीजन था कि जितने भी यूरोपियंस थे वो यहाँ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो सबसे पहले जो क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि कौन कौन से यूरोपियन कैसे कैसे आए थे, तो PDEF, पीडीएफ नहीं PDEF आपको याद रखना है। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए और लास्ट में जाके फ्रेंच आए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुर्तगीज वेर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड वेर द लास्ट टू लीव द इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पुर्तगालियों ने इंडिया को छोड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया आए, उन्होंने डिस्कवरी करी सी रूट की, जिसमें से अराइवल जो था वास्को डी गामा का कैलिकट में वो 1498 में आए थे। जब गवर्नर की बात आती है कि कौन कौन से गवर्नर्स पुर्तगालियों ने यहाँ इंडिया में अपॉइंट किए थे, तो उसमें आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि सबसे पहले फ्रांसिस्को दे अल्मीडा 1505 में आए थे जब किंग ऑफ पुर्तगाल ने उनको एज अ गवर्नर इंडिया में अपॉइंट किया था। उसके बाद उनको सक्सीड किया था, उनके बाद आए थे अल्फोंसो दे अल्बुकर्की। जब अल्फोंसो दे अल्बुकर्की आए थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश करी थी पुर्तगालियों के एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी जो व्यवस्था है उसको बहुत ही ज्यादा सुसंगठित करने के लिए बहुत कोशिश करी थी। एंड उसके बाद नीनो द कुन्हा आए थे 1529 में और उनके टेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने एक ये करी थी कि उन्होंने पुर्तगालियों के गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था उसको कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था और गोवा वाज द लास्ट स्टेट जहां से पुर्तगाली ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को छोड़ा था और वो ही पहले थे जो इंडिया आए भी थे।
अब डच आते हैं उसके बाद, और डचों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप करी थी, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में सेटअप करी थी। यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ईयर भी और जगह भी। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। सो आपको पता है कि इंग्लिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर जो है इंडिया में आई थी, और एज अ ट्रेडर आने के बाद वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम सब में इन्वॉल्व होते हुए अपनी जो है यहाँ पे छाप और जो जगह है वो बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी, और फिर एक ट्रेडिंग यूनिट से वो बाद में तब्दील हो गए थे एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओके, सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टैब्लिश हुई थी। कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे 1609 में, एंड आफ्टर दैट 1613 में उन्होंने एक अपनी परमानेंट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश करी थी, और वो कहाँ पे करी थी, सूरत में करी थी। 1615 में सर थॉमस रे जो है, जो एम्बेसडर थे किंग्स जेम्स फर्स्ट के, वो भी जहांगीर के कोर्ट में आए थे। 1616 में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो साउथ इंडिया में स्टैब्लिश करी थी वो थी मसूलीपट्टनम में। ध्यान में रखिएगा कि पहली जो इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी वो सूरत में थी, और जो पहली दक्षिण भारत में करी थी वो आपकी मसूलीपट्टनम में थी 1616 में। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया था कि वो बंगाल में जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं। 1717 में मुगल एम्परर जो फर्रुखसियार थे उन्होंने एक फरमान दिया था इनको, और उसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। और उसके बाद जो बहुत सारे ट्रेड कंसेशन हैं वो इन कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलनी शुरू हो गई थी। एक तरीके से इनकी जो छाप है वो बहुत ज्यादा, धाक जो है वो बढ़ती जा रही थी। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आई थी, लेकिन सिंस इनका मेन मोटिव मिशनरी एक्टिविटीज था तो ये ज्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाए थे, और ये 1616 में इंडिया आए थे। उसके बाद जो लास्ट में यूरोपियन इंडिया आए थे वो थे आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश की गई थी वो 1664 में की गई थी, और पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुई थी वो सूरत में हुई थी। डुप्लेक्स का नाम आता है, और आपको ध्यान में रखना है डुप्लेक्स एक फ्रेंच गवर्नर थे, और वो इंडिया आए थे 1742 में। उनके आने के बाद बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग उन्होंने ऐसी करनी शुरू करी कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू हो गई थी, और जिसकी वजह से वही एक वजह बनी थी कार्नाटिक्स वॉर के लिए। तो आपको कार्नाटिक वॉर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला कार्नाटिक वॉर जो हुआ था 1748 तक चला था ये, और ये एंड अप हुआ था 48 में विद द ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल। उसके बाद सेकेंड कार्नाटिक वॉर होता है 4954 में, 54 तक ये चलता है, और ये जो एंड अप होता है वो था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ। तो आपको मैं बता दूं कि सेकेंड जो कार्नाटिक वॉर था उसमें कार्नाटिक रीजन पे अपनी धाक बनाने के लिए या अपनी पकड़ बनाने के लिए ये युद्ध हुआ था, जिसमें दो ग्रुप हैं जो इन्वॉल्व थे। एक ग्रुप था मुजफ्फर जंग, दूसरा था नासिर जंग का, और उसके बाद वो नवाब पोस्ट के लिए जो है वो क्लेम कर रहे थे, जो कार्नाटिक रीजन के लिए वो थे चांदा साहिब और मोहम्मद अली। और यूरोपियन जिनको इनका सपोर्ट प्राप्त था वो फ्रेंच थे और इंग्लिश थे, दोनों अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके उस कार्नाटिक रीजन को जीतना चाह रहे थे। फिर उसके बाद थर्ड कार्नाटिक वॉर होता है 5863 में, जिसे बैटल ऑफ वांडीवॉस भी कहते हैं, याद रखिएगा। बैटल ऑफ वांडीवॉस ओनली इज द थर्ड कार्नाटिक वॉर, और ये एंड अप हुआ था आपके ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1763 में। आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके जितने भी युद्ध है ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर या जितने भी एंग्लो वॉर्स हैं इंडिया के साथ या फिर अलग यूरोपियन पावर के साथ, उसकी आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, या फिर उसका ये पूछा जाता है कि वो एंड अप कब हुआ था, किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था, या फिर किस ईयर में हुआ था, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछा जाता है कि आखिर फ्रेंच क्यों मतलब फेलियर हो गए थे और ब्रिटिशर्स क्यों सक्सेसफुल थे। उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो पहलू फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल थे, उनमें था पहला आपका नेवल सुपीरियोरिटी, दूसरा था जब इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो इंग्लैंड जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी ब्रिटेन में था, और उसके बाद एज अ रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीजों के लिए वो इंडिया को यूज कर रहा था एज अ इम्पोर्टर, ठीक है। इंडिया से वो यहाँ से चीजें ले जाते थे और वहां पे फिनिश गुड करते थे, और उसके बाद उन्हीं चीजों को, फिनिश गुड्स को जो है इंडिया में इंपोर्ट कर देते थे। तो एक्सपोर्टर, एज अ एक्सपोर्टर वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और एज अ मार्केट जो है प्रॉफिट के लिए वो इंडिया को एज अ जो है आपका मार्केट प्लेस वो यूज कर रहे थे।
उसके बाद मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन जो थी अंग्रेजों की वो काफी अच्छी थी। एक स्टेबल गवर्नमेंट थी क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ जो है वो उनके ऊपर था, उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, लेकिन उनकी कार्यकारिणी में वो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देते थे। जबकि फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं था, उनको हर चीज का ब्यौरा देना पड़ता था फ्रेंच गवर्नमेंट को। ये चीज जो है गवर्नेंस वाली चीज जो है फ्रेंच में काफी ज्यादा लैकिंग थी। और उसके बाद लेट्स जील फॉर रिलीजन, मतलब ब्रिटिश जो है वो एज अ ट्रेडिंग थिंग इंडिया में आई थी, लेकिन फ्रेंच जो है अपने रिलीजन को भी है बहुत ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने डेट मार्केट का भी यूज किया, जिसका फायदा अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हुआ। डेट मार्केट एक ऐसी चीज होती थी जब वो अपने जितने भी लोग होते थे, अंग्रेज ब्रिटेन के लोग होते थे, उनसे वो कर्ज लेते थे और उसके बाद फिर यहाँ पे वो यहाँ पे इंडिया में उसका यूज करते थे उस डेट का, ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसके बाद जो अंग्रेजों के साथ आते हैं उनके पास बहुत ज्यादा जो एक लीडरशिप होती है उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मौजूद थे, जबकि फ्रेंच के साथ सिर्फ डुप्लेक्स थे। सुपीरियर सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिशर्स की जो सेटलमेंट हुई वो ऐसे प्रांतों में हुई जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थे, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। दूसरी बात, फ्रेंच का जब डुप्लेक्स फेलियर हो गए थे तो उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया था, और ये उनकी सबसे बड़ी वजह थी फेलियर की। फिर आपका होता है 1757 में बैटल ऑफ पलासी। ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ पलासी के बाद ही अंग्रेजों की जो पकड़ है इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, मतलब कि एक तरीके से उनको जो बंगाल प्रांत है वो पूरी तरीके से उनके अधीन आ गया था। तो बैटल ऑफ पलासी किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे और सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, जो कि बंगाल के नवाब थे। यहाँ पे ही एक चीज और आती है जो थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, जहां पे 146 इंग्लिश जो प्रिजनर्स थे उसको एक छोटे से बंद कमरे में इन्होंने रख दिया था, और उसके बाद सफोकेशन से उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, उसने उनको धोखा दिया था इस बैटल में, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से जाके मिल गए थे। ब्रिटिशर्स को ये कहा जाता है कि बैटल ऑफ पलासी के बाद ही यूरोपियन जो पैरामाउंट पावर है बंगाल में वो स्टैब्लिश हो गया था। उसके बाद आपका आता है बैटल ऑफ पलासी के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसके बाद मराठा की जो एम्बिशन है कि पूरे इंडिया पे उनको रूल करना था, ये उनका एम्बिशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए कि ये तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था जो कि 1761 में हुआ था। हो सकता है क्रोनोलॉजी के लिए पूछा जाए कि कब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और सेकंड हुआ था। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जहां से ये कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे हो गई थी इंडिया में। बैटल ऑफ बक्सर आपका होता है 1764 में, जो कि अंग्रेज के जो फोर्सेस थे वो, और उसके बाद एक जॉइंट आर्मी जिसमें 3 लोग शामिल थे, नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्परर। ये 3 लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए थे। मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, और उनके बाद उनकी हार होती है 1764 में, और फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय ने जब इसको साइन किया था, तो ही इसके बाद ही एक फरमान जो है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रांतों में आते थे। अब उसके बाद इसी टाइम में होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, जो कि 1765-72 में होता है। और इसे किसने किया था? इसे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ध्यान में रखिएगा, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे कहा जाता है रूल ऑफ द टू, मतलब द कंपनी एंड द नवाब। मतलब कि बंगाल में जो दीवानी राइट्स थी, जो कि दीवानी का मतलब होता था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और निजामत, और दूसरी चीज जो थी पुलिस और जुडिशियल फंक्शन जो कि निजामत के अंदर में आती थी, उन सारे चीजों का कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। उसके बाद आपका होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, मतलब कि अब जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी जब इंडिया में स्टैब्लिश हो गई, तो जितने भी नेटिव रूलर्स थे उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट होने हो गए शुरू। अब ये ईयर्स आपको याद रखने हैं और ये ट्रीटीज आपको याद रखनी है।
So the Nizam, the Marathas, the English allied together against the Hyder Ali. So Hyder Ali जो थे उस समय मैसूर रीजन के लिए, उनके टाइम में ही जो है वो मैसूर रीजन काफी राइज अप हुआ था. सो ये जो आपका था, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1769 में एंड अप हुआ था. और अगर ये पूछा जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वेल्स थे. उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपका 1780-84 में. और उसके बाद हैदर अली ने ये युद्ध तब छेड़ा था जब अंग्रेजों ने माहे जो एक रीजन था उसको कैप्चर करने की कोशिश करी थी. और ये चीज जो है इन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा ईगो पे ली थी कि मेरे रहते ये रीजन अगर मेरे क्षेत्र में आता है तो अंग्रेज उसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं. मतलब ये उनकी अथॉरिटी को एक चैलेंज देने जैसा उन्होंने समझा. और इसीलिए उन्होंने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो करना, मतलब उसकी शुरुआत हुई थी. और उस समय आपके गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग. उसके बाद हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर से 1782 में. और उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान, वो इसको जारी रखते हैं. सो ये जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो एंड अप होता है, जो कि ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में होता है. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट अब भी चल रहे होते हैं. और दैट ओनली लीड्स टू द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1792 में हुआ था. और ये एंड अप हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के साथ. और उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे. तो ईयर याद रखिएगा 67, 69, 80, 84 एंड 1992. एंड गवर्नर जनरल वाज एट सेकेंड वारेन हास्टिंग, एट थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, फाइनली ये जो है टीपू सुल्तान और इंग्लिश जो अंग्रेज जो थे इनके बीच में एक पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये ट्रीटी की जाती है. और वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो कि गवर्नर जनरल उस समय जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे. सो इंग्लिश वेर अगेन हेल्प बाय मराठास एंड निजाम. उनके हेल्प के साथ ही जो मराठास थे उनको उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि टीपू सुल्तान की आधी से ज्यादा टेरिटरी आपको सौंप दी जाएगी. और निजाम जो ऑलरेडी उस समय जो है निजाम ऑफ हैदराबाद वर द फर्स्ट टू कम अंडर द सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ. तो वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अधीन थे ही. तो इस तरीके से दोनों के हेल्प के साथ फाइनली जो है आपका मैसूर रीजन वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है. उसके बाद मराठास की राइज, नेटिव जितने भी रूलर्स थे वो सारे राइज पे थे. तो राइज ऑफ मराठास में जो मराठास फैमिली थी, जो प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, जो कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आता है. तो गायकवाड़ थे बड़ौदा के, भोसले थे नागपुर के, होलकर सिंदौर के, सिंधिया ग्वालियर, और पेशवा जो थे वो पुणे से बिलोंग करते थे. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1775-82 में. और ये जो था एक सीरीज ऑफ बैटल था जो कि मतलब 1775 से 82 के बीच में बहुत बार हुआ. और फाइनली एंड अप हुआ था ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ 1782 में. उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक चला था. और इसका एंड अप हुआ था ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ 1802 में. सॉरी. तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सा युद्ध कौन से ट्रीटी के साथ एंड अप हुआ है. और ये जो था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसके साथ ये कहा जाता है कि इस ट्रीटी के बाद जो अंग्रेजों को है वो इंडिया की एक चाबी मिल गई थी, क्योंकि उस समय मराठास वेर इन सुप्रीमेसी, जिसको अंग्रेजों ने हरा दिया था. फिर होता है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-19 के टाइम पीरियड में, जिसमें बहुत सारे युद्ध अलग अलग तरीके से मतलब लड़े जाते हैं और ट्रीटी साइन होती हैं. 1817 में ट्रीटी ऑफ पुणे पेशवा के साथ, 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधिया के साथ, और ट्रीटी ऑफ मंदसौर होलकर के साथ 1818 में जो है अंग्रेज साइन करते हैं. और फाइनली जो पेशवास थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, और जितनी भी मराठास कॉन्फेडरेसी थी वो डिसॉल्व हो जाती है, जितने भी ये सिंधियास होलकर्स और ये सारे थे सारे. उसके बाद आपका सिखों के साथ भी अंग्रेजों का होता है कॉन्फ्लिक्ट, और ये एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत होती है. तो ये शुरू होता है आपका 1840s के टाइम पीरियड में. तो जो पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845-46 में हुआ था, और ये एंड अप हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में हुआ था. और जो इसके बाद है पंजाब जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गया था. और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे. और ये जो है कहा जाता है कि इसी टाइम में एंग्लो सिख वॉर में जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे तो ही वो कोहिनूर डायमंड जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था. और अगर अदर रीजंस की बात करते हो कि उनके रिलेशन कैसे थे, तो एंग्लो भूटानीज रिलेशन की अगर आप बात करते हो तो उन्होंने भूटान को भी अपने अंदर ले लिया था, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहते थे कि जो इंडिया के चारों तरफ का क्षेत्र है वो किसी और देश के मतलब इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, चाहे वो रशिया हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है.
इसीलिए इन्होंने नदन पार्ट जो था इंडिया का उसको सिक्योर करने की बहुत कोशिश करी और इसीलिए इन्होंने भूटान, नेपाल ये सारे चीजों को अपने अंदर लाने के लिए बहुत ट्राई किया। तो इसीलिए भूटान ने भी सरेंडर किया। एंग्लो नेपालीज वॉर होता है जिसमें कि लॉर्ड हास्टिंग उस समय जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है इनको गोरखास को कैप्चर करना और ये सब शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये वॉर होता है और ये ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ एंड अप होता है 1816 में। फर्स्ट बर्मा वॉर भी होता है, म्यांमार के साथ भी इनके युद्ध होते हैं, मतलब 1824 से स्टार्ट होता है, इसका 26 तक चलता है और वो ट्रीटी ऑफ यानदाबो के साथ एंड अप होता है। सेकेंड बर्मा वॉर 1852 में हुआ था and this second war was the result of British commercial need and imperialist policy of Lord Dalhousie। तो ध्यान में रखिएगा बर्मा वॉर से जो रिलेटेड थे सेकेंड बर्मा वॉर से, वो लॉर्ड डलहौजी की एक ऐसी पॉलिसी थी जो कमर्शियली उस रीजन को यूज करना चाहते थे। थर्ड बर्मा वॉर 1885 में हुआ था और उस समय डफरिन ने जो है एक इन्वेजन के लिए ऑर्डर दिया था और फाइनली उन्होंने ये कहा था कि अब बर्मा वाले रीजन को हमें फाइनली अपने अंदर करना होगा, अपने अधीन लाना होगा, और ये 1885 में फाइनली इनके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद तिब्बत के साथ इनके जो रिलेशन थे उसके लिए भी इन्होंने ट्रीटी साइन करी थी और वो था ट्रीटी ऑफ लहासा 1904 में साइन किया गया था। अफगान के साथ इनके जो ट्रीटी थी, जो युद्ध थे वो इसलिए थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि रशिया का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान पे पड़े, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर जो ये रीजन था अफगानिस्तान का, वो बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए या इस मतलब आवागमन की सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा यूज होता था और इसीलिए ये इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। तो एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है वो कब होती है, वो 1838 में होती है। अगर पूछा जाए किसके बीच में हुई थी, तो ब्रिटिशर्स, सिख और शाह सूजा, ये तीनों के बीच में ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है वो हुई थी, जो कि एक फेल्योर हुई थी और उसके बाद आपका अफगान वॉर जो है वो शुरू होता है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है 1839-42 में हुआ था। अफगान जो है विक्टोरियस हुए थे ब्रिटिशर्स से और उसके बाद जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है उसमें 1860-72 80 के टाइम पीरियड में हुआ था। लेकिन ब्रिटिशर्स का यहाँ पे मेन जो मुद्दा था वो अफगानिस्तान से नहीं था, वो मेनली जो है वो अपना मतलब अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन जो उस समय वहां के रूलर थे वो रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव था उनका। तो इन्होंने भी उनको प्रपोजल भेजा जिसको कि अफगानिस्तान का जो रूलर था उसने नेग्लेक्ट कर दिया और यही जो चीज थी ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद ये सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ गांधमक के साथ ये जो है एंड अप हुआ था 1879 में। कुछ अलग जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस टाइम में हुए थे उसमें ध्यान में रखिएगा कि एक बहुत बड़ा फमाइन जो है बंगाल रीजन को हिट किया था 1770 में। उसी के बाद आपको रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाया भी गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो उसको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हो तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो यहाँ पे मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए मिल चुकी थी और उसके बाद इनकी जो ब्रिटिश एक पैरामाउंटेसी जो है सुप्रीमेसी वो बंगाल वाले रीजन पे स्टैब्लिश हो चुकी थी। अब इन्होंने कुछ अपने जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लाने शुरू किए, जिसमें सबसे पहले इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को चेंज करना शुरू किया। और अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के अंदर में बात करते हो तो परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रायतवाड़ी सेटलमेंट और माहवारी सेटलमेंट, ये तीनों लाए थे इन्होंने, जिसे मैंने पिछले लेसन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, जिसमें कि कोई मिडिल मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। रायतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो सर थॉमस मुनरो ने लाया था मद्रास में 1820 में, और जिसमें से कि जो रेट थे वो 50% थे ड्राई लैंड के लिए और 60% थे वेट लैंड के लिए। रायतवाड़ी सिस्टम में जितने भी मतलब यहाँ पे जो दी जाती है मतलब जमीन का जो मेन मालिक होता था वो रायत ही तो होता था, किसान ही होता था, कोई भी मिडिल मैन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन माहवारी सेटलमेंट जो है वो रायतवाड़ी और जमींदारी, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, उन दोनों का मिक्सअप था। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और उसके बाद जो है एक जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है ब्रिटिशर्स की, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें हैं, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और दूसरा है सब्सिडरी अलायंस। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसमें ये होता था कि अगर किसी राजा का कोई बाय बर्थ कोई भी अगर इनका
उत्तराधिकारी नहीं है तो वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा वो राज्य। ठीक है, तो ये जो एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी उसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने जब वो गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 56 में इंडिया में रह रहे थे। और इन्होंने अपने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को बढ़ाने के लिए ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी। अब आपको ये बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना था आपके 1857 के सिपाही विद्रोह का होने का, क्योंकि एक जो जमींदार सेक्शन था या फिर जो रूलर्स थे यहाँ के वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुके थे। वो सब्सिडरी अलायंस या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, उनके हाथ में कुछ बच नहीं गया था। और वो जमींदार थे तो वो मतलब कहीं जाके भीख भी नहीं मांग सकते थे, किसी कोई काम भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनका प्रेस्टीज और ये सब पे उनको धक्का रखता। राइट, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस किस स्टेट का हुआ था, किस किस ईयर में। सबसे पहले जो हुआ था वो सतारा का हुआ था 1848 में, जैतपुर 1849, सांबलपुर 49, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी वॉज इन 1853 एंड नागपुर वॉज इन 1854। ये क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। फिर सब्सिडरी अलायंस, इन्होंने भी जो है सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी ट्रीटी थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। और इसके बाद क्या होता था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उसको अपने अंदर लाना चाहती थी, ताकि जो नेपोलियन का उस समय जो खतरा मंडरा रहा था इंडिया पे उसको वो रोक सके, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के ज्यादा से ज्यादा स्टेट इनके अंदर आ जाए। और इसीलिए इन्होंने सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और 1798 से 1805 के टाइम पीरियड में इन्होंने ये किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 से 56 का टाइम पीरियड था। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो पहले ऐसे थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को 1798 में एक्सेप्ट किया था। तो सब्सिडरी अलायंस 1798, निजाम ऑफ हैदराबाद। अब है कि इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग कौन कौन से हो रहे थे। जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका ईयर भी मैं आपको एक क्रोनोलॉजी वाइज दे दूंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग हो रही थी 1857 के सिपाही विद्रोह के जस्ट पहले, उसका ईयर आप याद रखिए, क्योंकि ईयर और उससे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे इससे ज्यादा आपको कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वो ध्यान में आपके आ जाएगा। सन्यासी रिवॉल्ट होता है 1763 या फिर 1800 के टाइम पीरियड में, और ये एक पेजेंट मूवमेंट था जिसमें से कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेशन किया था। ये आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि दस द हिंदूज एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड और ओनली हिंदूज पार्टिसिपेटेड या मुस्लिम पार्टिसिपेटेड और नॉट, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है आपका। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट वजह जो थी वो थी 1770 का जो आपका अकाल आया था वो होना। मैंने बताया कि बंगाल वाले रीजन को 1770 में बहुत बड़े अकाल ने हिट किया था और अंग्रेजों ने उसके मतलब रिवाइवल के लिए कुछ भी नहीं किया था। उस प्रांत में जो लोग रह रहे थे, बहुत लोग, मिलियंस में लोग मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, और वो सन्यासी रिवोल्ट पे ही बेस्ड था। उसके बाद मिदनापुर और धारबू में जो रिवॉल्ट होता है वो था 1766 और 74 में। फिर अवध में जो होता है वो 1799 वाले पीरियड में होता है। फिर पाइका रिवेलियन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1817 में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ये आपको मैं ईयर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्रोनोलॉजी वाइज आपको अरेंज करने इसको दिया जा सकता है। तो जो पाइकास थे उड़ीसा के, वो ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशियास थे और वो उनको ये एकाधिकार प्राप्त था कि जो भी फ्री लैंड टेन्यूर्स है उनके मिलिट्री सर्विसेज या पॉलिसी फंक्शनिंग के लिए वो उनको हेरिडेटरी बेसिस पे पूर्वजों से ही उनको मिलता चला आ रहा था, जिसको कि अंग्रेजों ने उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक रिवॉल्ट जो है वो मुहिम जो है वो छेड़ दी थी। इसकी जो है अगुवाई कौन कर रहे थे? बख्शी जगत बंधु विद्याधर, जो कि मिलिट्री चीफ थे फोर्सेस ऑफ द राजा ऑफ खुर्दा, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये युद्ध किया था, रिवोल्ट किया था। उसके बाद अहम रिवोल्ट होता है आपका 1828 में। वहाबी मूवमेंट होता है आपका 1840s में। और ध्यान में रखिएगा वहाबी मूवमेंट जो है वो एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ये कोई पेजेंट मूवमेंट नहीं था, ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने फाउंड किया था। फिर आपका होता है कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट जो है वो 1840 में भगत जवाहर मल ने फाउंड किया था।
पागलपंथी जो थे वो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप थे, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख सब मिले हुए थे, और ये फाउंड हुआ था करम शाह के द्वारा। ये एक ट्राइबल पेजेंट मूवमेंट था जो कि जमींदारों की जो मतलब दमन वाली जो टेक्निक चल रही थी उसके खिलाफ इन्होंने ये रिवॉल्ट किया था। फिर आपका होता है फेरेजी रिवॉल्ट 1838 से 57 के टाइम पीरियड में, जो कि हाजी सरत अल्लाह ने फरीदपुर में ईस्टर्न बंगाल में फाउंड किया था। उनके जो बेटे थे दादो मियां 1819 से 60 का उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए बंगाल से वो पूरी तरीके से मुहिम उन्होंने रिवॉल्ट जो है वो छेड़ दी थी। फिर उसके बाद मोफला अपराइजिंग होता है आपका 1836-54 में, और ध्यान में रखिएगा मोफला अपराइजिंग जो है वो केरला में हुई थी और ये हुआ था अगेंस्ट द हाई केंद्र रिवेन्यू डिमांड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद जो होता है आपका वो था इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट जो है मोफला अपराइजिंग के बाद इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60 के टाइम पीरियड में बंगाल वाले रीजन में हुआ था। सॉरी, ये आई थिंक ये गलत है क्योंकि मोफला अपराइजिंग 1921 में हुआ था। आई डोंट नो, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, कट कर लीजिएगा। ये मोफला अपराइजिंग जो है यहाँ पे ये 1921 में हुआ था, जो कि केरला वाले रीजन में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन द मलाबार रीजन, जो कि नॉर्दर्न केरला वाला रीजन है, वहां पे हुआ था और ये एक आर्म्ड रिवॉल्ट था। ओके, सो करेक्ट इट प्लीज। उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60 में बंगाल वाले रीजन में हुआ था और यहाँ पे इंडिगो फार्मर्स जिनको बहुत ज्यादा 18th सेंचुरी से ही बहुत ज्यादा उनको इंडिगो को उपजाने के लिए ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा फोर्स करते थे, उसके खिलाफ एक रिवॉल्ट हुआ था नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में, जब जितने भी पेजेंट्स थे उन्होंने इंडिगो ग्रो करने से साफ साफ मना कर दिया था। इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये है कि नील दर्पण जो दीन बंधु मित्रा ने इसी जब जो पेजेंट का जो वहां पे सिचुएशन था, जो फार्मर की सिचुएशन थी, उसको दिखाने के लिए इन्होंने ये लिखा था 1858 में। 1860 के टाइम पीरियड आते आते इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो पूरी तरीके से बंगाल रीजन से हट चुका था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स। ठीक है, तो चुआड़ रिवेलियन 1798 में होता है। उसके बाद कोल म्यूटिनी 1831-32 में होता है, जो कि छोटा नागपुर रीजन वाले में जो रीजन में रह रहे थे जो ट्राइबल्स उन्होंने किया था और इसकी लीडरशिप बुद्धो भगत कर रहे थे। हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो है वो 1820-1837 के टाइम पीरियड में हुआ था। संथाल रिवेलियन जो है वो जमींदारों के खिलाफ हुआ था और ये जो पहले मतलब जमींदारों के खिलाफ होते होते ये बाद में एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में टर्न हो गया था और इसकी लीडरशिप सिद्धू और कांदू दो ब्रदर्स ने किया था। ध्यान में रखिएगा, ये 1855 से 56 का इसका टाइम पीरियड था। मुंडा अपराइजिंग 1899 से 1900 के टाइम पीरियड में हुआ था और ये भी छोटा नागपुर रीजन जो रांची का है वहां पे हुआ था और इसकी लीडरशिप बिरसा मुंडा ने की थी और इसे उलगुआ रिवॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जात्रा भगत और ताना भगत मूवमेंट 1914 में हुआ था और इसने एंटी कॉलोनलिज्म या फिर इंटरनल रिफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। अब होता है इसका लास्ट जो इसके बाद होता है वो था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको पता है बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ट्राइबल रिवॉल्ट और उसके बाद बहुत सारे जो पेजेंट रिवॉल्ट थे वो बैकग्राउंड बने थे इस 1857 के सिपाही विद्रोह या सिपोही म्यूटिनी के होने का। इसके इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, मैंने आपको बताया किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हैंडलूम सिल्क इंडस्ट्री को पूरी तरीके से इंडिया की इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया था। तो इकोनॉमिक कॉज यहाँ पे ये था कि पेजेंट जितने भी थे अकाल के कारण वो मर रहे थे, जितने भी सिल्क इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो चुके थे। सब्सिडरी अलायंस या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते जमींदार जो है वो मतलब बहुत ज्यादा बेबस थे। उसके बाद पॉलिटिकल कॉज भी यही था, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते बहुत सारे उनके अधीन हो गए थे अंग्रेजों के अंदर स्टेट्स। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज भी बहुत सारे उन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए। सोशियो रिलीजियस कॉजेज अलग थे क्योंकि जो एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उन्होंने ये समझा था कि हमारे रिलीजन पे ये एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर जो एक इमीडिएट कॉज था वो था डिसकंटेंट अमंग द सिपोइज। जो सिपाही विद्रोह शुरू होता है वो मेरठ से शुरू होता है 1857 मई 10 को और जहां पे दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह को एज अ सिंबॉलिक हेड ये लोग चूज करते हैं। फिर एक जो रिवॉल्ट का सेंटर और लीडर्स का जो क्रोनोलॉजी या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाता है उसमें बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी, बरेली से खां बहादुर कर रहे थे, बिहार से कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के एक जमींदार थे, मौलवी
अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इसकी लीडरशिप कर रही थी। द लास्ट थिंग कि ये फेलियर के रीजन क्या क्या थे, ये सिपाही विद्रोह जो है वो फेलियर क्यों हुआ था, इसमें एक ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन जो है वो एब्सेंट था, बिकॉज एक पर्टिकुलर रीजन ही इससे अफेक्ट हो रहा था, चाहे वो बिहार में हो रहा हो, चाहे वो वहां पे रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी में हो रहा हो, तो एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा था, पूरे का पूरा इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद सारे क्लासेस जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था, खासकर ये जो जमींदार सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो लोग और अंग्रेजों की हेल्प कर रहे थे इसको सप्रेस करने में, और एजुकेटेड इंडियन को इनसे कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद इक्विपमेंट्स और ये सारी जो आर्म्स है वो अंग्रेजों के पास बेहतरीन थे और इनके पास कुछ भी नहीं था, और ये एक अनकोऑर्डिनेटेड और पुअरली ऑर्गेनाइज था जिसमें बहुत सारे लीडर्स तो एक या तो बूढ़े थे या फिर वो सक्षम नहीं थे। अब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आखिरी सांस तक लड़ा तो, लेकिन वो भी कितना लड़ सकती थी। फिर उसके बाद एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर भी यहाँ पे काम कर रहा था, क्योंकि हिंदुओं को, अगर कोई हिंदू सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहां पे इन्वॉल्व है तो मुस्लिमों को मतलब नहीं है, और अगर मुस्लिम है तो हिंदुओं को मतलब नहीं है, तो ये भी एक यूनिटी फैक्टर यहाँ पे था। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर फेज 1। अब अगले लेसन में 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम शुरू करते हुए फिर आपके जितने भी चीजें हुई हैं, चाहे वो आपका इरविन पैक्ट हो या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो, क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, ये जो भी है ये सारी चीजें, जलियांवाला बाग, एक एक क्रोनोलॉजी हम डिस्कस करके फेज 2 को खत्म करेंगे। सो आई होप it's like beneficial for you, and if you're liking this lesson then please type it in comment box and hit the like button. It's Anamika signing off. Take care of yourself. Bye bye.